नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट करने से पहले हम आपको यूरोप का मैप के बारे में बताएंगे। यूरोप के सटा हुआ कौन सा देश है और कौन सा देश। ठीक है, चलिए आपको हम मैप पे ले जाते हैं। क्वेश्चन आगे समझने के लिए मैप का देखना आप लोगों का जरूरी है। चलिए देखिए, ये जो है ये यूरोप का मैप है। ये यूरोप का मैप है। आपको यूरोप में सबसे यूरोप का मैप है। यूरोप के बारे में आपको सबसे पहले इटली आएगा। इटली कहाँ पे है? ये इटली आएगा। फ्रांस आएगा। इटली आएगा। यहाँ फ्रांस, इस साइड फ्रांस है। ठीक है, यहाँ इटली है, फ्रांस, इटली, जर्मनी देखिए कहाँ पे है। जर्मनी देखिए, जर्मनी होगा। ठीक है, छोटा छोटा जगह पे आपको बांटा गया। आप ये एक बार मैप अपने दिमाग पे हटा लीजिएगा। कौन सा देश, कौन सा कंट्री, किस कंट्री के आसपास है। मान के चलिए कि जर्मनी यहाँ पे है। ठीक है, जर्मनी, ये वाला जर्मनी हो गया। जर्मनी यहाँ है, इटली यहाँ है, पोलैंड यहाँ है। ठीक है, हंगरी यहाँ पे है, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, और ठीक है नॉर्वे यहाँ पे है। आपको ये सारे का आपको यूरोप के राष्ट्रवाद में सारे देश का आपको चर्चा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक बार मैप को देखिएगा और यूरोप में कौन सा देश है, सारे देश का एक बार नाम 5 से 6 बार देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहला आप लोगों का टॉपिक क्या है? राष्ट्रवाद क्या है। 1 नंबर पॉइंट है राष्ट्रवाद है क्या। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भगत सिंह राष्ट्रवादी नेता। जैसे कि भगत सिंह कौन थे? एक भगत सिंह राष्ट्रवादी थे, सुखदेव सिंह राष्ट्रवादी थे, राजगुरु राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र के प्रेम के लिए, राष्ट्र को आज़ाद करवाने के लिए ये तीनों महा से फांसी पे चढ़ी है। इसी को राष्ट्र प्रेम कहते हैं। ठीक है, अपने जान की बाजी लगा देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति अपने जान दे देना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए आपको अब किताब का डिफिनेशन भी समझाते। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक आधुनिक एवं राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना फ्रांस से विकसित हुई थी। फ्रांस, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना कहाँ से विकसित हुई थी, आप इसका आंसर लगाइएगा, फ्रांस से विकसित हुई थी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना फ्रांस से विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट पे। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ लिए। अब राष्ट्रवाद के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका देखते क्या आता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास में सहायक तत्व। ठीक है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व पढ़ेंगे। कौन सा? देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व निम्न प्रकार के हैं। देखिए, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति, पहला पॉइंट हो गया। फिर फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, दूसरा पॉइंट हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श और नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। नेपोलियन एक महान सेना अध्यक्ष रहा जिसके, ठीक है, वही सैन्य अभियान और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तगड़ा व्यवस्था था उसका, और मध्यम वर्ग का विधेय और उदारवादी सोच ये उसका हुआ। फिर तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ, उस समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के कारण भी बहुत सा विकास में होना। अब मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सारे पॉइंट जो है राष्ट्रवादी के विकास में सहायक रहे। ठीक है, राष्ट्रवादी के विकास में ये सारे पॉइंट सहायक रहे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रवादी परिणाम की चेतना पे। ठीक है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। आप देखिए, राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम, राष्ट्रवादी चेतना का क्या आपको परिणाम आया, और देखिए परिणाम भी जानेंगे और कारण भी जानेंगे। सबसे पहला, आप 1830 की जुलाई की क्रांति के कारण क्या परिणाम हुआ। ठीक है, 1830 में जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या रहा था। देखिए, 1830 की क्रांति का 3 कारण रहा था महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण कारण में पहला कारण आपको क्या होता है? मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। पहला कारण है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण। दूसरा क्या? चार्ल्स दशम एवं
पोलिगेनेक के निरंकुश शासन के कारण एक उदारवादियों द्वारा, ठीक है, उदारवादियों द्वारा। ये सारे कारण रहे 1830 के क्रांति का, ठीक है। अब क्रांति हुआ, उसका परिणाम भी कुछ निकलेगा। चलिए परिणाम भी देखते हैं, परिणाम क्या हुआ। ठीक है, परिणाम क्या हुआ 1830 के क्रांति का परिणाम। पहला परिणाम लिखिए, लुई फिलिप को शासक बना दिया गया। लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स इंग्लैंड का पलायन किया, ठीक है। अब इतना इसका कारण हुआ, लुई फिलिप शासक बन गया और चार्ल्स टेन जो पहले शासक था उसका पलायन हो गया, ठीक है। और दूसरा परिणाम निकला, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया, ठीक है। पहले उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, और क्या हुआ, मैटरनिक की व्यवस्था को चुनौती। जो मैटरनिक की जो व्यवस्था थी उसको चुनौती भी दिया गया इस परिणाम के स्वरूप। राजशाही एवं चर्च प्रभाव में चुनौती, ये सारे इसका क्या हुआ, ये सारे इसके परिणाम हुए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 1848 की क्रांति के बारे में। यूरोप में जो 1848 राष्ट्रवाद के कारण जो 1848 की क्रांति हुआ उसके बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। आइए, दूसरा क्रांति जो हुआ था 1848 की क्रांति था। 1848 की क्रांति का कारण क्या रहा था, आप देखिए। सबसे पहला कारण रहा लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति रहा। दूसरा रहा असफल दार्शनिक नीति रहा। तीसरा भूखमरी एवं बेरोजगारी रहा। ये सारे कारण रहे 1848 के क्रांति का, ठीक है। और उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम देखिए। परिणाम हुआ पुरातत्व व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना। पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया और द्वितीय गणराज्य की स्थापना हो गई। नेपोलियन थर्ड को सम्राट बना दिया गया। देखिए नेपोलियन का कितना बड़ा विकास हुआ, पहले जो सेना अध्यक्ष था वो अब सम्राट बन गया, ठीक है। इसका परिणाम हुआ। और इटली और जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखिए इटली और जर्मनी का परिकरण की प्रक्रिया 1848 के क्रांति के बाद ही स्टार्ट हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, इटली एवं जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, आप बोलिएगा 1848 के क्रांति के बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। अब इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण का पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट क्या हुआ है, एकीकरण क्या बाधक तत्व, एकीकरण में क्या क्या बाधक तत्व रहा, ठीक है। देखिए एकीकरण जब हुआ वहाँ पे देखिए क्या क्या बाधक तत्व रहा। देखिए विषम भौगोलिक स्थिति, वहाँ का भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग अलग थी, ठीक है। कहीं पठार, कहीं नदी, कहीं ये सब जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है तो विषम थी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या, पड़ोसी राज्यों देशों के हस्तक्षेप। जो पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया और फ्रांस, आपको दिखाई पड़ोसी देश कौन कौन है, ऑस्ट्रिया फ्रांस। ये रहा ऑस्ट्रिया, कहाँ पे देखिए फ्रांस, ये रहा फ्रांस, ये रहा फ्रांस, ये रहा फ्रांस। आप ऑस्ट्रिया देखिए, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे, ये रहा ऑस्ट्रिया। ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया का भौगोल देखिए, ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इसके कारण भी कुछ हुआ, ठीक है। ये सब आप लोग देखिएगा, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का क्या कंडक्ट, इसको मिटा देते हैं फिर जाते हैं वहाँ पे। देखिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप जो किया, जिसके कारण इसका एकीकरण की प्रक्रिया में थोड़ा बाधा आया। वो जो पड़ोसी देश थोड़ा हस्तक्षेप किया, जिसका एकीकरण इसका बाधक तत्व बना, ठीक है। पोप का प्रभाव के कारण भी इसमें बहुत सा परेशानी हुई, ठीक है। ये सब उसका क्या हुआ, परेशानी मतलब बाधक तत्व। अब हम उसमें क्या आएंगे, अब बाधक तत्व तो पढ़ लिए, कुछ तो इसमें सहायक तत्व भी होगा, ठीक है। अब एकीकरण में अब सहायक तत्व पढ़ेंगे हम, बाधक तत्व पढ़ लिए, अब सहायक तत्व पढ़ेंगे। देखिए एकीकरण की जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसमें कुछ सहायक तत्व भी थे। सहायक तत्व क्या था, आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या था, देखिए राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव अब हो गया था, जो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था पूरा यूरोप में फैल गया, ठीक है। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत ही जल्दी फैल गया। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, देखिए बोले राष्ट्रवादी कहाँ से आया, फ्रांस से आया। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस की घटना से बहुत कोई सीखा जर्मनी में, ठीक है।
जर्मनी और इटली में बहुत कोई सीखा, फ्रांस की घटना से बहुत वहाँ के आम जनता बहुत चीज़ सीखने मिला। और नेपोलियन का सैन्य अभियान तो आप जानते हैं, नेपोलियन का सैन्य अभियान तगड़ा सैन्य अभियान था, ठीक है। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन, ठीक है, ये भी उसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। और मेजनी काउट काबुर और गेरीवार्डी का योगदान, इसके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। जर्मनी के एकीकरण में इसके योगदान के भी नहीं भुलाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एकीकरण की प्रक्रिया। अब बाधक तत्व समझ गए, सहायक तत्व समझ गए, अब उसका एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट है। एकीकरण की प्रक्रिया समझेंगे, एकीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या, कैसे एकीकरण का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए एकीकरण की प्रक्रिया, देखिए एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान, एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे मेन योगदान मेजिनी का रहा, ठीक है। मेजिनी का, काउंट काबुर का, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, ठीक है। अब सबसे पहले मेजिनी का योगदान के बारे में हम लोग समझेंगे। मेजिनी का क्या योगदान था? मेजिनी जो है, मेजिनी क्या क्या यंग इटली की स्थापना कर दिया 1831 में यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने कर दिया। फिर यंग यूरोप की स्थापना 1834 में कर दिया गया, ठीक है। ये सब स्थापना कर दिया गया। आप लोग दो योगदान देख लिए, मेजनी का योगदान क्या है 1831 और 1834 में यंग इटली और यूरोप की स्थापना किया। अब उसका हम लोग तीसरा नंबर योगदान क्या देखने वाले हैं, 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी जनवादी आंदोलन की शुरुआत की। जो 1848 की जो क्रांति हुआ, जो क्रांति में उसके बाद पुनः जनवादी आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। देखिए ऑस्ट्रिया जो आपके एकीकरण में बाधा डाल रहा था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया द्वारा सोरिडोनिया फिनलैंड का शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन। देखिए ऑस्ट्रिया द्वारा सोरिडोनिया फिनलैंड के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन। देखिए ऑस्ट्रिया का शासन फिनलैंड इसके द्वारा पराजय हुआ, ठीक है, पराजय हो गया, फिर पलायन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं काउट काबुर के बारे में जानेंगे। काउट काबुर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। काउट काबुर के बारे में जानेंगे, ठीक है। काउट काबुर क्या होता है, देखिए काउट काबुर का कुछ विशेषता हम लोग जानेंगे। काउट काबुर को क्या किया, एकीकरण की प्रक्रिया तो चालू हो गई थी, काउट काबुर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए क्या किया काउट काबुर ने, क्या किया, देखिए इसने विक्टर एमैनुअल का प्रधानमंत्री, काउट काबुर जो है विक्टर एमैनुअल का प्रधानमंत्री बना। विक्टर एमैनुअल क्या बना, काउट काबुल में विक्टर एमैनुअल प्रधानमंत्री बना। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग, फ्रांस का युद्ध में सहयोग किया, ठीक है, कूटनीतिक रूप से, डायरेक्ट नहीं, कूटनीतिक मतलब समझ रहे कूटनीतिक क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से युद्ध करना, ठीक है। मान के चलिए उसकी आर्थिक स्थिति को, मान के चलिए आपको चीन के साथ युद्ध हो गया, आप क्या कीजिएगा, चीन के साथ गोली बारूद से नहीं लड़िएगा, क्या कीजिएगा, उसका ऐप का बहिष्कार कर देंगे, उसका बिजनेस को चौपट कर देंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कूटनीतिक रूप से सहयोग। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नीस और सेवे को नेपोलियन थर्ड को देने का वादा। नीस और सेवे एक एरिया है, एक मतलब एक होता है ना, वहाँ का कुछ जगह का नाम होगा नीस और सेवे, वहाँ का कोई देश या कंट्री या जिला, कोई क्षेत्र होगा जो नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया, ठीक है। नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया। नेपोलियन थर्ड एक बहुत बड़ा सम्राट और सेना अध्यक्ष रह चुका है, उसको देने का वादा किया, जो एकीकरण में बहुत सा मेन पॉइंट था। फिर क्या 1859 और 60 में लंबार्डी पर अधिकार था, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, ठीक है। मान के चलिए 1859 में लंबार्डी पर अधिकार किया, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेसेनिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में रहा, ठीक है। फ्रांस विरोध कर दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया का विरोध में कब्जे में रहा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखेंगे 1860-61 में फर्मा मेडोडिना और टस्कनी का अधिकार, ठीक है। ये सब पॉइंट काउंट काबुर से संबंधित है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आता है पॉइंट नंबर, देखिए अब गेरी वार्डी के बारे में जानेंगे। गेरी वार्डी क्या है, ठीक है। गेरी वार्डी से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, ठीक है। गेरी वार्डी कौन है और उसका क्या प्रभाव रहा, देखिए गेरी वार्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारों के समर्थक और आगे चलकर काबुल के प्रभाव में संवैधानिक और राजतंत्र का पक्षधर बना, ठीक है। गेरी वार्डी कौन था, गेरी वार्डी एक पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारधारों के समर्थक, मेजनी के विचारधारा को आगे ले गया, ठीक है, जो आगे चलकर संवैधानिक और राजतंत्र का पक्षधर बना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जब मेजनी कौन था, मेजनी एक नाविक था, गेरी वार्डी एक पेशे से नाविक था जो मेजनी के विचारों के समर्थक थे। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट जान लेते हैं, इसका क्या योगदान रहा। सिसिली एवं नेपल्स का अधिकार किया एवं विक्टर एमुनुएल द्वितीय को प्रतिनिधित्व शासक बना दिया, ठीक है। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एमुनुएल द्वितीय प्रतिनिधित्व शासक बना। 1862 में रोम पर अधिकार की योजना बनाई, रोम पर आक्रमण की योजना बनाई और लेकिन काबुल के मुलाकात के बाद योजना का परित्याग किया, ठीक है। और इटली के दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव को खारिज किया और अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की जीवन व्यतीत किया। ये सब गेरी वार्डी के बारे में व्यवस्था रहा और इसके बारे में, ठीक है, एक शॉर्ट एक विशेषता को हम आप लोगों के बताए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एकीकरण का अंतिम चरण। अब हम लोग देखेंगे एकीकरण का अंतिम चरण, इटली के एकीकरण का अंतिम चरण देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एकीकरण का अंतिम चरण क्या है। देखिए 1862 में काबुल की मृत्यु के बाद रोम और वेसेनिया का विक्टर एमुनुएल ने स्वयं अधिकार किया। देखिए काबुल के मिलने के बाद रोम और वेसेनिया का विक्टर एमुनुएल ने स्वयं अधिकार किया। 1871 में फ्रांस पर्सा के बीच युद्ध उपजी अनुकूल परिस्थितियों के कारण पोप वेटिकन सिटी और राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का पूरा एकीकरण हो गया, ठीक है। इटली का एकीकरण के बारे में आप लोगों को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिए, ठीक है। इटली के एकीकरण के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जर्मनी स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बताए थे, एकीकरण में क्या क्या पॉइंट, एक एकीकरण में बाधक तत्व, एक सहयोग, एक सहायक तत्व, ठीक है। पहले एकीकरण में अब बाधक तत्व पढ़ेंगे। बाधक तत्व क्या क्या रहा। भौगोलिक रूप से 300 इकाइयों में विभाजित थी। जर्मनी जो था भौगोलिक रूप से 300 यूनिट में विभाजित था, 300 इकाइयों में विभाजित थी, समझे। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी जर्मनी को कायोक्लिक बाहुल्य थे। उत्तरी जर्मनी जो थे प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी क्रायोलिक बाहुल्य थे, ठीक है। अब तीसरा जो आपको बाधक तत्व है राष्ट्रवाद का प्रारंभिक भावना का अभाव। यहाँ पे उतना राष्ट्रवाद उतना राष्ट्रवाद नहीं बन पाते, यहाँ पे राष्ट्रवाद का भी स्टार्टिंग ही हो रहा था। इसके कारण भी जर्मनी को एकीकरण में कुछ बाधा पहुंची, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसका सहायक तत्व क्या रहा। जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सा उसको सहायक किया, ठीक है। देखिए जर्मनी का एकीकरण में क्या है, नेपोलियन का सैन्य अभियान। देखिए नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य की स्थापना, सहायक तत्व बना बुद्धिजीवियों तथा हिगल का पाठ, होमबोल्ट आदि के राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, ये सब का प्रभाव भी इसका कारण बना। शिक्षक छात्र संगठन ब्रूसन सॉफ्ट और मेटरनिक का दमनकारी कानून, कार्सवाद एवं व्यापारी की संस्था, जार्विन का योगदान, विलियम एवं बिस्मार्क का अभिभाव, ये सारे तत्व एकीकरण में सहायक हुए, ठीक है। आप लोग ये सारे तत्व को देख लीजिएगा, 5 से 6 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्या पढ़ेंगे, बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क कौन है, बिस्मार्क के बारे में समझेंगे, बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग बिस्मार्क एवं जर्मनी के। देखिए बिस्मार्क के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण समझेंगे।
जर्मन डाइट एवं प्रासा का प्रतिनिधित्व एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट में प्रासा का प्रतिनिधित्व एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह रक्त की नीति का लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। ठीक है, ये इसको हैंडल लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया? अब बिस्मार्क ने अपनाया। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, स्लेस्विंग पर जर्मन अधिकार एवं जर्मन बाहुल्य हॉल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व माना और यह कूटनीतिक चाल रही। ये सब उसकी चाल। हॉल्स्टीन की जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध माहौल का निर्माण किया। देखिए इसका राजनीतिक कूटनीतिक विचार कितना अच्छा रहा। फिर 1866 में सोरोडेवा का युद्ध, 1886 में सेरोडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय तथा प्रासा में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस का युद्ध का माहौल का निर्माण किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट पे, इसको मिटाते सब पॉइंट को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेपोलियन थर्ड द्वारा जून 1870 में प्रासा पर आक्रमण, लेकिन सेडान का युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। 1871 में फ्रांस के साथ पेपकट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया। जर्मनी का एकीकरण का पूर्ण किया हो गया। अब एकीकरण जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। अब हम लोग आएंगे अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन। इसका लास्ट टॉपिक क्या? अन्य देशों में राष्ट्र, कुछ आसपास के जो देश थे, छोटा छोटा देश, उसमें भी कुछ कारण बना। देखिए यूनान में क्या हुआ, यूनान के बारे में बताएंगे आपको। यूनान में तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के सहयोग से 1832 में यूनान स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। ठीक है, इसमें भी राष्ट्रवाद हुआ और ये भी स्वतंत्र हो गया। यूनान भी स्वतंत्र राज्य हो गया। अब हम लोग बनेंगे हंगरी में क्या क्या हुआ। हंगरी में देखिए क्या क्या हुआ। ऑस्ट्रिया के प्रभाव के विरुद्ध कैसुट फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन 1846 में ऑस्ट्रिया सरकार द्वारा हंगरी को स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग को स्वीकार, प्रतिनिधि सभा तथा बुडापेस्ट को प्रतिवर्ष सम्मेलन की मान्यता एवं हंगरी को राष्ट्र अस्मिता का महत्व दिया। इसके कारण हंगरी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की ओर चले गया। ठीक है, अब पोलैंड में क्या हुआ। पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। पोलैंड में क्या हुआ। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन रूस द्वारा पोलैंड पर अपना अधिकार जमाया था, लेकिन उसको आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक है, रूस बहुत शक्तिशाली था, पोलैंड उतना शक्तिशाली नहीं था, इसके कारण इसका दबा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बोहेमिया पे। क्या बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन बोहेमिया में जो बोहेमिया पर अधिकार किसका? बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यहाँ पे भी राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा PDF या वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।